जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को बच्चों आपके परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी में। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने लूसेंट किताब का निचोड़ मेरे प्यारे भाई, जीके जीएस का शानदार क्लास। वो भी बच्चों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जीके जीएस का शानदार कक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों जीके का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे होंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होगी, और सारे प्रश्न बच्चों लूसेंट से लिए गए हैं। एनसीईआरटी वेस्ट से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों आप यहाँ से क्लास जोड़ कर करें। जीके में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों। अगर आपको इस क्लास से कुछ फ़ायदे बुझाते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में, कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा या नहीं, ये कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं। तो स्टार्ट करेंगे साथियों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्लास में बच्चों हमने 82 नंबर प्रश्न तक करा रखा है। प्रश्न कहता है कि बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन का बच्चों दरबारी कवि था बाणभट्ट। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो कच्छ का बच्चों लिटिल रन जो है वहीं में कोरी निवेशिका क्या है दोस्तों, स्थित है। नेक्स्ट आता है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। गुलाम वंश जो है साथियों भारत पे शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। अगर सेशन अच्छा लगे बच्चों, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छा लगे, तो सभी बच्चे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो ये हो जाता है बच्चों सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पूछ दिया जाए बच्चों कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट बच्चों पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा जिंदागढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1600 बच्चों 1 मीटर, 1690 मीटर हो जाएगा, 1690 मीटर हो जाएगा। अगर जिंदागढ़ आना रहा है बच्चों तो महेंद्रगिरी मारना है, महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार देना है, अगर ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिखे वो मार देना है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कंचनजंगा हो जाएगा बच्चों, जो कि भारत में है, हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी। और कंचनजंगा की बात किया जाए तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पहले पे आ जाएगा फर्स्ट में बच्चों विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाता है दोस्त, एवरेस्ट हो जाता है। और सेकंड स्थान पे आ जाता है बच्चों K2 गॉडविन ऑस्टिन। तीसरे स्थान पे आ जाता है कंचनजंगा। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। ये बच्चों बाबर था। अगर आपसे पूछ दिया जाए मुगल वंश का, यानी मुगल सम्राट का बच्चों, मुगल वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए, संस्थापक कौन था, तो बाबर हो जाएगा। बाबर का आपसे मूल वंश पूछ दिया जाए, इसका मूल्य वंश कौन सा है, तो चगताई वंश हो जाता है। चगताई वंश यह मुगल का मूल्य वंश था। ठीक है, क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था ना, एक विशाल भूखंड का भाग था,
उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अब इसके बारे में आपको हम बताएंगे। बोलिएगा कि सर आप कैसे बताइएगा। तो पहले जो था बच्चों हमारा ये पूरा धरती जो था बच्चों एक विशाल भूखंड का भाग था। एक ऐसा विशाल भूखंड का साथियों भाग था। लेकिन कुछ समय बाद ये विशाल भूखंड जो था बच्चों इसको पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया कहा जाता था। ठीक है। और इसके चारों तरफ एक जलीय भाग होता था। चारों तरफ बच्चों जलीय भाग होता था। वो जलीय भाग बच्चों पैंथालासा कहलाता था। क्या कहलाता था? पैंथालासा। लेकिन कुछ समय बाद साथियों इस पैंजिया में विखंडन हुआ और पैंजिया दो वर्गों में बट गया। देखिए पैंजिया दो वर्गों में बटा बच्चों, तो ऊपर का जो भाग हो गया ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है और नीचे का जो भाग होता है बच्चों यह गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है और ऊपर का भाग जो है वो अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। देखिए भारत ऐसे देखा जाए बच्चों तो अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्लियर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक आपको क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। वैसा जब प्रश्न आएगा बच्चों आपको बताने का, जो समझाने का, वो जरूर समझाएंगे हम। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो बाबर ने बच्चों। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बच्चों इब्राहिम लोदी को, किसको बच्चों? इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। तो ये सब याद रखिएगा, युद्ध से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे साथियों। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो यह जापान में पाई जाती है। ज्वालामुखी की सक्रियता जो है दोस्तों अधिक जापान में पाई जाती है। क्लियर है ना। जापान को साथियों सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश जानते हैं, यानी कि सूर्य सबसे पहले उदय जो होता है वो जापान में होता है, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई। जापान पे ही अमेरिका ने 2 बार परमाणु बम फेंका था। अमेरिका ने बच्चों, अगर पूछा जाए कि अमेरिका ने परमाणु हमला किस पे किया था, परमाणु हमला किस देश पे किया था, तो बच्चों जापान पे किया था और 2 बार किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था बच्चों। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये हमने बताया है आपको, तो आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी बच्चों? तो कृषि था। कृषि जो है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोलिएगा कि सर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है सर? ये सब बता देंगे आपको। देखिएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों उद्योग, उद्योग आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। एक बार सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और शेयर कर दीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था बच्चों जय संहिता। महाभारत को किसने लिखा दोस्तों? किसने लिखा? तो ये वेद व्यास लिखे थे। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास साथियों महाभारत के रचयिता हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए साथियों कालीबंगा जो है वो प्रसिद्ध है। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसका पहला शहर था हड़प्पा। पहला शहर था बच्चों हड़प्पा। ठीक है ना।
हड़प्पा जिसकी खोज होती है दोस्तों, खोज होती है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। जिन मिनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त थे बच्चों। जिस मिनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे बच्चों अगस्त थे। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता साथियों, जो कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता था, उसका नाम ही था सिंधु घाटी सभ्यता। आगे आता है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हमने बताया था बच्चों हड़प्पा, यह पाकिस्तान में है। ये बच्चों रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी ना बच्चों, खोज 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा नहीं किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा जो है बच्चों हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में साथियों। यहाँ से आपको मिले थे स्नानागार, अन्नागार मिले थे बच्चों, ये सब मिले थे हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है आपका कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है शाब्दिक अर्थ, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है साथियों, तो ये भी फिलहाल पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज की अगर बात कर दी जाए कि खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने, राखल दास मेरे भाई बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। क्लियर हो जाएगा बच्चों। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला बच्चों, मातृ देवी की मूर्ति मिली। ये सब कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न में क्या है बच्चों, कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला आता है प्रश्न, अगला है बच्चों उपनिषद क्या है। उपनिषद है बच्चों हिंदू दर्शन का स्रोत, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है जिसे उपनिषद कहा जाता है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है, तो नचिकेता और यम के बीच बच्चों सुप्रसिद्ध जो संवाद है यह कठोपनिषद में उल्लेखित है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न, किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में। देखिएगा, वेद जो होता है बच्चों यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अगर आपसे सबसे प्राचीन वेद पूछ दिया जाए तो वो कहलाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद को पढ़ते हैं जो व्यक्ति वो कहलाते हैं होत्री, होत्री कहलाते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में बच्चों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये बच्चों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जादू टोना की अगर बात किया जाए तो अथर्ववेद में आ जाता है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, जपतः स्थि, ये अथर्ववेद में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न तक कराएंगे दोस्तों। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। भारत में मेरे भाई लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य में है।
मिट्टी जो है बच्चों मुख्य रूप से भारत में 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं। यही मिट्टी में अगर हम बात किया जाए बच्चों कि काली मिट्टी किस चीज़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। काली मिट्टी को हम रेगुर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। गुजरात में बच्चों फिर मिल जाएगा एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, अगर पूछा जाए आपसे कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात महाराष्ट्र में होता है। तो ये सब याद रखिए। अगला प्रश्न आता है जो ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे, 2 प्रश्न और बताएंगे मेरे भाई। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, तो फेडलरफर मिट्टी में बच्चों लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। आगे आता है इस सेशन का लास्ट प्रश्न साथियों, किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो काली मिट्टी में दोस्तों, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। कैसा सेशन लगा बच्चों, सभी बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे को एक ही काम है कि वीडियो के नीचे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा, प्रश्न की क्वालिटी कैसी थी। सेशन अच्छा लगे मेरे भाई तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर देंगे और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि डेली की क्लास जो मैं लेके आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास में अटेंड हो सकते हैं दोस्तों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम दोस्तों।